Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Makhtar, zoology teacher at Filler Form. So अभी हम लोग यूनिट 2 यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी कर रहे हैं. आज उसी का लास्ट पार्ट आज हम लोग करेंगे. आज हम लोग यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे पूरी. तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं. कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट. Good evening all. कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज कर लें, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. और ये रेफरल कोड जो है फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे अप्लीकेबल है. सो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी ऑफर भी चल रहा है. हम लोगों ने मतलब अब क्रेश कोर्स स्टार्ट करना है हमको अप्रैल के लास्ट में. सो जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी मिल जाएंगी जितने भी हैं. बाद में वो सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आप कवर नहीं कर पाएंगे जून तक. सो इसीलिए अभी ज्वाइन करना आपके लिए बेस्ट हो. और हमारी डेली क्लासेस जो है 3 PM पे होती हैं. इन केस अगर 3 PM पे कोई क्लास नहीं हो पाती है तो 8 PM पे क्लास होती है. अगर 3 PM पे नहीं हो पाती है तो फिर 8 PM पे होती है, जैसे कि आज. ठीक. सो स्टार्ट करते हैं. कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं यूनिट 2 में. रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स पढ़े हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स के टाइप्स पढ़े हैं हम लोगों ने. ठीक. सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ी हैं, मीन डेविएशन पढ़ा है. ये सारी चीज़ें आज कल हम लोगों ने पढ़ी हैं. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग क्या होता है. पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है. एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जब भी हाइपोथेसिस टेस्ट होती है तो हमेशा नल हाइपोथेसिस टेस्ट होती है. हमेशा नल हाइपोथेसिस टेस्ट होती है. आप ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक. कभी भी हाइपोथेसिस टेस्ट जब होती है तो नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट होती है. ठीक. सो पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं. अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और पैरामेट्रिक में क्या होता है क्या नहीं होता है, नॉन पैरामेट्रिक में क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग से. तो सबसे पहले आता है एजम्पशंस. एजम्पशन जो है पैरामेट्रिक में होता है कि नहीं होता है, तो यस, एजम्पशंस जो है पैरामेट्रिक में होता है. नॉन पैरामेट्रिक में कोई भी एजम्पशंस नहीं होते. ठीक. सेंट्रल टेंडेंसीज की जो वैल्यूज हैं पैरामेट्रिक में वो मीन वैल्यू होती है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू होती है वो मीडियन वैल्यू होती है. कोरिलेशन जो है वो कौन सा होता है पैरामेट्रिक में, तो पियर्सन कोरिलेशन होता है पैरामेट्रिक में. और नॉन पैरामेट्रिक में स्पेयरमैन कोरिलेशन होता है नॉन पैरामेट्रिक में. अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे पियर्सन और स्पेयरमैन टेस्ट, ये कोरिलेशन क्या होता है. ठीक. गुड इवनिंग ऑल. उसके बाद आता है प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. तो ये पैरामेट्रिक में नॉर्मल होता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में आर्बिट्री होता है. ठीक. पॉपुलेशन नॉलेज जो है पैरामेट्रिक में जरूरी होती है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में पॉपुलेशन की नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है.
यूज किस लिए होता है पैरामीट्रिक, तो इंटरवल डाटा के लिए यूज होता है पैरामीट्रिक, जबकि नॉन पैरामीट्रिक जो है वो नॉमिनल डाटा के लिए यूज होता है। हम लोगों ने कल पढ़ा है इंटरवल और नॉमिनल क्या होता है। ठीक, अप्लीकेबिलिटी क्या है, पैरामीट्रिक जो है वो एप्लीकेबल है वेरिएबल्स पे, जबकि नॉन पैरामीट्रिक जो है वो एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल दोनों पे जो है ये एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल क्या है पैरामीट्रिक के, जेड टेस्ट, टी टेस्ट एटसेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है पैरामीट्रिक के। नॉन पैरामीट्रिक के एग्जाम्पल हैं क्रूस्कल वॉलिस, मैन, वेटनी, ये सब जो है क्या है, नॉन पैरामीट्रिक्स के एग्जाम्पल है। ये हिंदी में देख लेते हैं हम लोग वही चीज, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक, गैर पैरामीट्रिक परीक्षण और पैरामीट्रिक टेस्ट। तो गुणवत्ता पहले देखेंगे। मान्यताएं क्या होती हैं पैरामीट्रिक में, मान्यताएं होती हैं, ठीक, जबकि गैर पैरामीट्रिक में मान्यताएं नहीं होती हैं, अनुमान नहीं लगाया जाता। यहाँ मान्यताएं की जगह पे आप अनुमान कर दीजिए, ज्यादा बेस्ट होगा। अजम्पशंस का जो है असल मतलब हुई अनुमान होता है, तो अनुमान पैरामीट्रिक में होता है, जबकि गैर पैरामीट्रिक में अनुमान नहीं होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए मूल्य क्या होता है पैरामीट्रिक में, औसत मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति है, जबकि गैर पैरामीट्रिक में जो है वो औसत मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें अलग है, औसत मूल्य नहीं कह सकते आप। मीडियन को मीन को क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं ना, मध्य, और ये माध्यक, मीडियन। सहसंबंध जो होता है पैरामीट्रिक में पियर्सन सहसंबंध होता है, जबकि गैर पैरामीट्रिक में स्पेयरमैन सहसंबंध होता है। संभाव वितरण जो होता है वो पैरामीट्रिक में समान संभाव वितरण होता है, जबकि गैर पैरामीट्रिक में मनमाना संभाव वितरण होता है। जनसंख्या का ज्ञान पैरामीट्रिक में जनसंख्या का ज्ञान आवश्यक है, जबकि गैर पैरामीट्रिक में जनसंख्या का ज्ञान आवश्यक नहीं है। ठीक, किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो पैरामीट्रिक जो है वो अंतराल डेटा की खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि गैर पैरामीट्रिक जो है वो नाम मात्र डेटा खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। आवेदन क्या है, चरों पर लागू होता है पैरामीट्रिक टेस्ट, जबकि गैर पैरामीट्रिक परीक्षण जो है वो चर और विशेषताएं दोनों पर लागू होता है, जबकि पैरामीट्रिक सिर्फ चरों पर लागू होता है। ठीक, ये अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, आई थिंक 8:02 पे ही स्टार्ट किया। क्यों नहीं समझ में आ रहा, इसमें बस आपको ये देखना है कि कौन से टेस्ट पैरामीट्रिक होते हैं, कौन से नॉन पैरामीट्रिक होते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरामीट्रिक टेस्ट और एक होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो यहाँ पे बताई गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए है पैरामीट्रिक में जो उदाहरण है वो टी टेस्ट, जेड टेस्ट। हम लोगों ने पढ़ा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट और जेड टेस्ट, तो ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट जो है ये पैरामीट्रिक में आते हैं। ठीक, मान वेटनी और क्रूस्कल वॉलिस ये सब जो है गैर पैरामीट्रिक परीक्षण में आते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ एरर्स, नेक्स्ट जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एरर्स। त्रुटियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो दो होते हैं त्रुटियों के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ एरर जो है वो दो होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक, टाइप 1 एरर क्या है, रिजल्ट इज ट्रू बट रिजेक्टेड, रिजल्ट जो है ट्रू था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एरर। तो टाइप 1 एरर जो है वो मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एरर होता है। टाइप 1 एरर जो है वो मोस्ट डेंजरस टाइप्स ऑफ एरर होता है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आ रहा है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने बताया कि हमेशा जो टेस्ट की जाती हैं चीजें वो नल हाइपोथेसिस टेस्ट होती है। नल हाइपोथेसिस क्या है, जो रिलेशन को नेगेटिव बताती है। ठीक, जैसे कि अगर आपने कह दिया जैसे आपने कहा कि कोविड कोरोना जो है एक बीमारी थी। ठीक, कोविड में जो है विटामिन सी बहुत ज्यादा लाभदायक है। कोविड में जो विटामिन सी है वो बहुत ज्यादा लाभदायक है। अब आपने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस बना ली थी
कि कोविड में जो है विटामिन ए जो है वो लाभदायक नहीं है। कोविड में विटामिन ए लाभदायक नहीं है। ये आपका नल हाइपोथेसिस था। ये आपका क्या था? नल हाइपोथेसिस था। ठीक। अब ये नल हाइपोथेसिस जो है आपने यहाँ पे टेस्ट किया और रिजल्ट आपका ट्रू आ गया कि ठीक है, कोविड में जो है विटामिन ए वैसे होता है कि नहीं होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग एक एग्जांपल देके समझ रहे हैं, बस एग्जांपल के तौर पे आप इसको लीजिएगा। ठीक। सो कोविड में विटामिन ए जो है वो लाभदायक नहीं होता है, यानी कि काम का नहीं होता। ये आपका रिजल्ट ट्रू आया, लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके विटामिन ए दे रहे हैं कोविड के पेशेंट को। ठीक। रिजेक्ट कर दिया तो अब विटामिन ए ही दे रहे हैं कोविड के पेशेंट को, तो वो क्या होगा? बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है कभी भी ये लाभदायक नहीं होता है। ठीक। ये लाभदायक नहीं होता है, ये हमें पता है। टाइप 1 की रोटी जो होती है वो परिणाम सत्य होता है, लेकिन अस्वीकृति होती है, यानी कि आप उसको अस्वीकृत कर देते हैं। परिणाम उसका सत्य होता है, लेकिन आप उसको अस्वीकृत कर देते हैं। ठीक। परिणाम सत्य होता है लेकिन अस्वीकृत कर देते हैं, और ये सबसे खतरनाक प्रकार का जो है, सबसे खतरनाक प्रकार की त्रुटि यही होती है। सबसे खतरनाक प्रकार की त्रुटि यही होती है। जैसे मैंने कोरोना का एग्जांपल दिया कि अगर आपने विटामिन ए का टेस्ट किया, नल हाइपोथेसिस आपने बनाया कि विटामिन ए जो है वो कभी भी यूजफुल नहीं है। किसके लिए? वो कभी भी यूजफुल नहीं है। किसके लिए नहीं है? ये आपने दिया है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक की डेफिनेशन लिखे। तो डेफिनेशन में जो हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं, जो विशेषताएं पढ़ी हैं, वही सारी डेफिनेशन में भी आ जाएंगी। मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो रोटी के प्रकार पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर से कर लेंगे उसको, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक को। ठीक है। तो टाइप 1 रोटी क्या है? परिणाम सत्य है लेकिन अस्वीकृति है। तो मैंने कहा कि कभी भी नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट होती है, शून्य परिकल्पना ही कभी भी हमेशा टेस्ट किया जाता है। शून्य परिकल्पना का टेस्ट हमेशा किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमेशा जो है शून्य परिकल्पना को टेस्ट किया जाता है। ठीक। तो आपने शून्य परिकल्पना क्या बनाया कि कोरोना की जो बीमारी है, कोरोना का जो रोग है, उसमें कभी भी जो है विटामिन ए वो लाभदायक नहीं है। आपका रिजल्ट सही आ गया कि ठीक है ये लाभदायक नहीं है। आपने रिजल्ट सही पाया कि ये लाभदायक नहीं है, लेकिन किसी कारणवश जो है आपने उस रिजल्ट को अस्वीकृत कर दिया और आपने ये मान लिया कि वो लाभदायक है। तो कोविड के पेशेंट को, यानी कि कोविड का जो मरीज है, उसको आप बार बार विटामिन ए दे रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसकी बीमारी और बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप्स का की रोटी है, टाइप 1 रोटी। ठीक है। टाइप 1 रोटी जो है ये बहुत ही खतरनाक टाइप की रोटी। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? महत्व का स्तर, यानी कि कितना परसेंट चांस होता है एरर का। चांस ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। टाइप 1 के कमीशन का जो एरर चांस है वो कितना हो सकता है? ठीक। अगर आप जो है कितना चांस है कि आप टाइप 1 एरर कमिट कर सकते हैं, तो 0.01 टू 0.05 और 1% टू 5%। ठीक। 1% या 5% या 0.01 टू 0.05, इस तरह से इतना ही चांस होता है एरर का। इससे ज्यादा कोई भी चांस नहीं होता है एरर का। ठीक। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि किसी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो सिग्निफिकेंस लेवल आ रहा है एरर का सिग्निफिकेंस लेवल आ रहा है वो 3 आ रहा है। बताइए ये सही है कि नहीं? आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि 3 कभी भी सिग्निफिकेंस लेवल नहीं हो सकता, क्योंकि 0.01 से 0.05 ही होता है सिग्निफिकेंस लेवल। 1% से 5% तक ही होता है। ठीक। तो टाइप 1 त्रुटि करने की जो संभावना है, यानी कि टाइप 1 में जो त्रुटि होती है वो करने की संभावना क्या है? 0.01 से लेकर 0.05
या 1% से 5% तक की संभावना होती है। इसके अलावा कोई संभावना नहीं होती है टाइप 1 त्रुटि करने की। टाइप 2 त्रुटि क्या है? रिजल्ट इज फॉल्स बट एक्सेप्टेड। अब इसमें रिजल्ट क्या है? फॉल्स है। रिजल्ट फॉल्स क्या है? वही एग्जांपल हम लोग लेते हैं फिर। ठीक, ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। रिजल्ट क्या है? फॉल्स आया। आपने कहा कि विटामिन ए जो है वो यूजफुल है कि नहीं है कोविड पेशेंट के लिए, तो आपने नल हाइपोथेसिस क्या बनाया था? नहीं है। रिजल्ट आपका आया फॉल्स, यानी कि है, यूजफुल है, तो आपने उसको क्या किया कि एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, रिजल्ट फॉल्स था लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं है। ठीक, आपने नल हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट कर लिया, जबकि आ रहा था फॉल्स। विटामिन ए जो है वो यूजफुल है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट करके ये मान लिया कि यूजफुल नहीं। तो ये टाइप 2 एरर है कि रिजल्ट फॉल्स आ रहा है लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। परिणाम गलत आ रहा है लेकिन आपने उसको स्वीकृत कर लिया। आपकी शून्य परिकल्पना जो थी वो ये थी कि विटामिन ए जो है वो लाभदायक है कोरोना की डिजीज में, कोरोना की बीमारी में। ठीक, तो आपने शून्य परिकल्पना क्या बनाई कि विटामिन ए जो है कोरोना की बीमारी में लाभदायक नहीं है, क्योंकि शून्य परिकल्पना नहीं से ही बनती है। ठीक, ठीक, विटामिन ए जो है वो कोरोना में लाभदायक नहीं है। ये आपका रिजल्ट गलत आया। गलत आया मतलब कि है, गलत आया मतलब कि लाभदायक है। आपने शून्य परिकल्पना बनाई थी कि नहीं है, रिजल्ट आया गलत यानी कि है। ठीक, अब ये आपको मानना चाहिए था कि ये गलत है, लेकिन आपने शून्य परिकल्पना को सही मान के ये स्वीकृत कर लिया कि विटामिन ए लाभदायक नहीं है। ठीक, तो अब आप इसको देंगे तो नहीं उस पेशेंट को। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है उतना डेंजरस चीज नहीं है। ठीक, उतना डेंजरस यहाँ पे नहीं है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक फिर से कर लेते हैं बात। देखिए डेफिनेशन में क्या होगा कि पैरामेट्रिक में कोई एजम्पशंस नहीं होता है। पैरामेट्रिक की जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो मीन होती है। पैरामेट्रिक का जो रिलेशन होता है वो पियर्सन होता है। पैरामेट्रिक का जो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है। और पैरामेट्रिक में पॉपुलेशन नॉलेज रिक्वायर्स नहीं होती है, और पैरामेट्रिक इंटरवल डेटा के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें डेफिनेशन में आ जाएंगी। ठीक, एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, यानी कि पैरामेट्रिक में क्या चीजें होंगी और नॉन पैरामेट्रिक में क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी। ठीक, पियर्सन रिलेशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एजम्पशंस जो है पैरामेट्रिक में, यानी कि अनुमान लगाना, किसी चीज का अनुमान लगाना, ये उसी को एजम्पशन कहते हैं। वो पैरामेट्रिक में होता है लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में नहीं होता है। ठीक, सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू है वो पैरामेट्रिक में सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू मीन होती है। ठीक, हमने सेंट्रल टेंडेंसी कितनी पढ़ी है? मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक, मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ा है। पैरामेट्रिक में सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू मीन होती है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू मीडियन होती है। ठीक, पैरामेट्रिक में जो कोरिलेशन यूज होता है वो पियर्सन कोरिलेशन यूज होता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो कोरिलेशन यूज होता है वो स्पेयरमैन कोरिलेशन होता है। ठीक, वो स्पेयरमैन कोरिलेशन होता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, हो सकता है थोड़ा क्लियर ना हो क्योंकि ये इमेज है, तो आपको जब पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको क्लियर दिखेगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा क्या लिखा हुआ। प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पैरामेट्रिक में नॉर्मल होता है, या आपका जो रेजुलेशन है वीडियो का वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक, और नॉन पैरामेट्रिक में ये आर्बिट्री होता है, यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन वो अपनी मनमर्जी से ही होता है। पॉपुलेशन नॉलेज जो है पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, पैरामेट्रिक टेस्टिंग में रिक्वायर्स होती है, यानी कि पॉपुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप पैरामेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अगर पॉपुलेशन की नॉलेज नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं। और पैरामेट्रिक टेस्ट जो यूज होता है वो इंटरवल डेटा के लिए यूज होता है। कल हम लोगों ने इंटरवल डेटा, ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। ठीक,
इंटरवल डेटा के लिए यूज होता है पैरामीट्रिक टेस्ट, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो नॉमिनल डेटा के लिए यूज होता है। एप्लीकेबिलिटी जो है पैरामीट्रिक टेस्ट में की जो है वो वेरिएबल्स पे होती है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक की जो एप्लीकेबिलिटी है वो एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स दोनों पे होती है। एग्जाम्पल है पैरामीट्रिक टेस्ट के जेड टेस्ट, टी टेस्ट एक्सेट्रा, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं क्रूसल वॉलिस एंड मैन वेटरिंग। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक के बारे में। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। सो पैरामीट्रिक टेस्ट परीक्षण कह सकते हैं इसको, गैर पैरामीट्रिक परीक्षण। अब इसमें अनुमान जो होता है वो पैरामीट्रिक परीक्षण में होता है, जबकि गैर पैरामीट्रिक परीक्षण में अनुमान नहीं होता है। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति जो है वो मध्य होती है इसमें पैरामीट्रिक में, जबकि माध्यक होती है गैर पैरामीट्रिक में। ठीक, सहसंबंध जो होता है पैरामीट्रिक में वो पियर्सन सहसंबंध होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे पियर्सन या स्पेयरमैन सहसंबंध क्या होता है। गैर पैरामीट्रिक परीक्षण जो है वो स्पेयरमैन सहसंबंध होता है। संभाव वितरण जो होता है पैरामीट्रिक टेस्ट में वो सामान्य संभाव वितरण होता है, जबकि गैर पैरामीट्रिक परीक्षण में मनमाना संभाव वितरण होता है। जनसंख्या का ज्ञान पैरामीट्रिक में होना जरूरी है, जबकि गैर पैरामीट्रिक में जनसंख्या का ज्ञान जरूरी नहीं है। ठीक, किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो अंतराल डेटा के लिए इस्तेमाल होता है पैरामीट्रिक टेस्ट, जबकि गैर पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो नाम मात्र डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। आवेदन यानी कि किस पे ये अप्लीकेबल होता है, ठीक, तो ये चरों पर लागू होता है। लागू होना, तो किस पे लागू होता है, ये चरों पे लागू होता है जब पैरामीट्रिक टेस्ट, जबकि गैर पैरामीट्रिक परीक्षण जो है वो चर और विशेषता दोनों पे लागू होता है। उदाहरण है पैरामीट्रिक परीक्षण के टी टेस्ट, जेड टेस्ट, जबकि गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के उदाहरण है मॉन विटनी एंड पुस्किल वॉलिस। उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 इधर हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कोरिलेशन के बारे में। इसी में हम लोग पियर्सन एंड स्पेयरमैन कोरिलेशन पढ़ेंगे। कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध, दो चीजों के बीच में, दो चर के बीच में अगर आप रिलेशन बताना चाहते हैं तो वही है कोरिलेशन। कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टर्म, ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टर्म है डिस्क्राइबिंग द डिग्री टू विच टू वेरिएबल मूव इन कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर, यानी कि दो वेरिएबल जो है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में कितने डिग्री तक मूव करते हैं, कितने डिग्री तक दोनों के बीच में रिलेशन बना रहता है या दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बना रहता है, इस चीज को हम कोरिलेशन में बताते हैं। ठीक, इस चीज को कोरिलेशन में हम लोग बताते हैं। सहसंबंध एक सांख्यिकीय शब्द है जो उस डिग्री का वर्णन करता है जिसमें दो चर एक दूसरे के समन्वय में चलते हैं, जिसमें दो चर एक दूसरे के समन्वय में चलते हैं, यानी कि एक साथ चलते हैं, किस डिग्री में चलते हैं, यानी कि किस हद तक चलते हैं एक साथ, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसी को यहाँ पे सहसंबंध में बताया जाता है। ठीक, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आता है, सहसंबंध के प्रकार में आता है पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। Positive linear correlation, there is a positive linear correlation when the variable on the x-axis increase as the variable on the y-axis increase। ठीक, तो एक x-axis होता है, एक y-axis होता है। अगर इस वेरिएबल इसमें जो x-axis पे वेरिएबल है वो बढ़ता है तो y-axis पे भी जो वेरिएबल है वो भी बढ़ता है, यानी कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक, अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, जबकि अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, जो हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं वही एग्जांपल लेते हैं, कोविड। ठीक, कोल्ड मान लेते हैं आपने एक्स एक्सिस पे रख दिया और कोविड को आपने वाई एक्सिस पे रख दिया, तो कोल्ड बढ़ेगा, जितना ज्यादा कोल्ड बढ़ेगी उतना ज्यादा कोविड बढ़ेगा।
ठीक, जितना ज्यादा कोल्ड होगा उतना ज्यादा कोविड बढ़ेगा, यानी कि कोल्ड और कोविड के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन, कोल्ड और कोविड के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब अगर यहीं पे हम लोग कोल्ड की जगह पे हॉट वेदर कर देते हैं, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर है तो जितना ज्यादा कोल्ड वेदर होगा उतना ज्यादा कोविड बढ़ेगा, और जितना ज्यादा जो है कोल्ड बढ़ेगा उतना ज्यादा कोविड बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हॉट को अगर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कोविड को ही रखते हैं, ठीक, तो आप कह सकते हैं कि अगर हॉटनेस मतलब वेदर में हॉटनेस बहुत ज्यादा बढ़ी, वेदर हॉट होने लगा, तो कोविड कम होता जाएगा, तो कोविड कम होगा, यानी कि हॉट वेदर और कोविड के बीच में निगेटिव कोरिलेशन है, इन दोनों के बीच में निगेटिव कोरिलेशन है। तो समझ में आ गया कोरिलेशन क्या होता है, ठीक। और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होता है ये भी मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा मैथ में कि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक। जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का ग्राफ होता है। इस ग्राफ में क्या होता है, थोड़ा सीधा बनाते हैं, ठीक। तो ये जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस की होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, ठीक। तो यहाँ पे कोई चीज बढ़ रही है तो वाई एक्सिस पे भी वो बढ़ रही है, तो इसी में पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है, ठीक। जबकि सहसंबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, सकारात्मक रैखिक सहसंबंध, तो पहला है सकारात्मक रैखिक सहसंबंध, यानी कि जब सकारात्मक संबंध हो, एक धनात्मक रेखीय सहसंबंध होता है जब एक्स अक्ष पर चर बढ़ता है क्योंकि वाई अक्ष पर चर बढ़ रहा है, ठीक। यानी कि अगर एक्स अक्ष पर जो है चर बढ़ रहा होगा तो वाई अक्ष पर भी चर जो है वो बढ़ेगा, ठीक। जैसे हम लोगों ने कोरोना के बारे में देखा कि अगर जो है ठंडक बढ़ेगी, अगर ठंड बढ़ेगी तो कोरोना भी बढ़ेगा। तो कोरोना और ठंडक के बीच में क्या है, सकारात्मक रैखिक सहसंबंध है। जबकि अगर हम लोग इसी में गर्मी देखें तो जितना गर्मी बढ़ेगी उतना कोरोना कम होगा, तो ये क्या है, ये नकारात्मक सहसंबंध कहलाएगा, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे है वो बढ़ रहा है लेकिन वाई एक्सिस पे जो है वो घटने लग रहा है, ठीक। तो यही होता है सहसंबंध। सकारात्मक सहसंबंध हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग करते हैं निगेटिव लीनियर कोरिलेशन। निगेटिव लीनियर कोरिलेशन यानी कि नकारात्मक रैखिक सहसंबंध क्या होता है, नॉन और लीनियर कोरिलेशन नोन एज कर्विलिनियर कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, ठीक। तो निगेटिव हम लोग समझ चुके हैं। नॉन लीनियर क्या होता है, जिसमें दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, चाहे बढ़े चाहे घटे, उन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नो रिलेशन, ठीक। नॉन लीनियर यानी कि लीनियर नहीं है, सीधे तौर पे नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है लेकिन सीधे तौर पे नहीं है। लीनियर कहते हैं जो सीधा सीधे तौर पे बढ़ता हो, और नॉन लीनियर को हम लोग कर्वी लीनियर भी कहते हैं, कर्वी लीनियर भी कहते हैं। गैर रेखीय सहसंबंध को वक्रीय सहसंबंध भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रेखीय नहीं होता है, सीधे तौर पे ये असर नहीं डालता है। वाई एक्सिस पे जो चर है वो एक्स एक्सिस के चर को सीधे तौर पे असर नहीं करता है, प्रभाव नहीं डालता है, इसीलिए उसको गैर रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। नकारात्मक रैखिक सहसंबंध हम लोग देख चुके हैं। नो कोरिलेशन मतलब दोनों चर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। कोई सहसंबंध नहीं है, कोई सहसंबंध नहीं है, ठीक। यानी कि कोई संबंध ना हो जिसमें एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष के बीच में दोनों में कोई संबंध ना हो तो उसको कोई सहसंबंध नहीं है कहा जाता है, ठीक। तो इसमें सहसंबंध में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको डिनोट किया जाता है आर से, कहीं पे भी लिखा होगा आर तो आप ये समझ जाइएगा कि ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक। आर कहीं पे दिया हुआ है यानी कि ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक। The Pearson correlation coefficient R is the most common way of measuring a linear correlation, यानी कि लीनियर कोरिलेशन को नापने के लिए
पियर्सन कोरिलेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे कॉमनली यूज तरीका होता है। इट इज अ नंबर बिटवीन -1 एंड 1। ये जो पियर्सन कोरिलेशन होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, यानी कि -1, 0 और 1। -1 है यानी कि निगेटिव लीनियर कोरिलेशन है, और +1 है यानी कि पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है, 0 है यानी कि नो कोरिलेशन, यानी कि नो कोरिलेशन। So the Pearson correlation coefficient R is the most common way of measuring a linear correlation. It is a number between -1 and 1 that measures the strength and direction of the relationship between two variables. यानी कि दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है और उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है, या उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर 1 है, पॉजिटिव 1 है, यानी कि बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन है, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशन है। अगर यही वैल्यू थोड़ा सा कम आती है, यानी कि 0.9 आती है, तो थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथनेस घट जाती है। ठीक, तो इसी तरह से मतलब ये स्ट्रेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। डायरेक्शन कैसे बताता है? माइनस और प्लस के जरिए। माइनस है तो यानी कि वो डायरेक्शन नेगेटिव है, और प्लस है तो डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट्स कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मोमेंट्स कोरिलेशन। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पियर्सन कोरिलेशन का दूसरा नाम क्या है, तो ये प्रोडक्ट मोमेंट्स कोरिलेशन है। व्हेन बोथ वेरिएबल आर क्वांटिटेटिव। और पियर्सन कोरिलेशन कब यूज होता है? जब दोनों वेरिएबल जो है क्वांटिटेटिव होंगे। दोनों वेरिएबल अगर क्वांटिटेटिव होंगे तभी पियर्सन कोरिलेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, अगर क्वालिटेटिव होंगे, कोई भी एक वेरिएबल क्वालिटेटिव होगा या दोनों वेरिएबल क्वालिटेटिव होगा, तो पियर्सन कोरिलेशन नहीं यूज किया जाएगा। ठीक, पियर्सन सहसंबंध गुणांक जिसको आर से लिखा जाता है, यहाँ पे आर इस तरह से लिख दिया है, लेकिन ये ऐसे ही लिखा जाएगा, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। पियर्सन सहसंबंध आर एक रैखिक सहसंबंध को मापने का सबसे आम तरीका है। अगर आप रैखिक सहसंबंध मापना चाह रहे हैं तो सबसे आम तरीका है पियर्सन सहसंबंध। ठीक, ये ऋण 1 से लेकर घन 1 तक के बीच की संख्या है, जो धन 1 के बीच की संख्या है, जो दो चरों के बीच संबंध की शक्ति और दिशा को मापता है। तो संबंध की शक्ति के साथ साथ दिशा को मापता है। अगर ये -1 है यानी कि नेगेटिव को क्या कहते हैं हिंदी में? नकारात्मक। अगर ये -1 है यानी कि नकारात्मक सहसंबंध है, अगर ये +1 है यानी कि सकारात्मक सहसंबंध है, अगर 0 है तो यानी कि कोई भी सहसंबंध नहीं है। ठीक, कोई भी सहसंबंध नहीं है। अब -1 और 1 के बीच की ही वैल्यू होगी। स्ट्रेंथनेस कैसे पता चल रही है? अगर आपसे कहे संबंध है लेकिन कितना है? 0.5%, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आधा आधा संबंध है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग संबंध नहीं। लेकिन अगर 1 पूरा हो जा रहा है यानी कि बहुत ही स्ट्रांग सहसंबंध है। पियर्सन सहसंबंध का दूसरा नाम है उत्पाद क्षण सहसंबंध। उत्पाद क्षण सहसंबंध। ठीक, पियर्सन सहसंबंध को उत्पाद क्षण सहसंबंध के नाम से भी जाना जाता है। और पियर्सन सहसंबंध तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब दोनों चर जो है वो मात्रात्मक हो। जब दोनों चर जो है वो मात्रात्मक हो तभी पियर्सन सहसंबंध का इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, पाई के जैसा तो पाई इस तरह से होता है ना, आर तो इस तरह से। पियर्सन सहसंबंध को दोबारा समझाना है, ठीक है। पियर्सन कोरिलेशन जो है ये आप समझिए कि जब भी लीनियर कोरिलेशन आपको मेजर करना होता है तो सबसे कॉमन तरीका है कि आप पियर्सन कोरिलेशन यूज करते हैं। ठीक, और ये जो है -1 से 1 के बीच में होता है। अगर -1 है यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन है, +1 है यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0 है यानी कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ठीक, पियर्सन कोरिलेशन को का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। और इस पियर्सन कोरिलेशन को आप तभी यूज कर सकते हैं जब इसके वेरिएबल, दोनों वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव हो। ठीक, पियर्सन सहसंबंध जब कोई भी रैखिक सहसंबंध को मापना हो
तो सबसे आम तरीका होता है कि आप पियर्सन सहसंबंध का इस्तेमाल करते हैं। पियर्सन सहसंबंध की जो वैल्यू आती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, यानी कि -1 इसके बीच में 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। इसके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है जो -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। ठीक, -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसी के बीच की संख्या है जो दो चरों के बीच में संबंध बताती है। अगर माइनस में संबंध है, माइनस में कोई वैल्यू आ रही है, तो आप ये मानेंगे कि यहाँ पे नकारात्मक सहसंबंध है, और अगर धन में कोई वैल्यू आ रही है, यानी कि आप ये समझेंगे कि यहाँ पे सकारात्मक सहसंबंध है। 0 है यानी कि कोई भी सहसंबंध नहीं है। पियर्सन सहसंबंध को उत्पाद क्षण संबंध सहसंबंध भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। और पियर्सन सहसंबंध आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब दोनों चर जो है वो मात्रात्मक हो, यानी कि गुणात्मक गुणात्मक अगर चर है, गुणात्मक चर है, तो आप जो है पियर्सन सहसंबंध का इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको टेस्ट करने के लिए। मात्रात्मक चर होंगे तभी आप पियर्सन सहसंबंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पेयरमैन का रैंक सहसंबंध। स्पेयरमैन्स कोरिलेशन इज इक्विवेलेंट टू कैलकुलेटिंग द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये जो है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के इक्वल है ऑन द रैंक डाटा। सो ये इसको जो पियर्सन कोरिलेशन है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, will always be value between -1 and 1। ये भी जो है -1 और 1 के बीच में ही होता है। स्पेयरमैन का सहसंबंध रैंक किए गए डेटा पर यानी कि जो रैंक डेटा होते हैं, ठीक, उन्हीं पे हम लोग स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और ये पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना के बराबर होता है, क्योंकि ये भी -1 से 1 के बीच में होता है और इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, the further away Pearson correlation is from 0, the stronger the relationship between the two variables। ठीक, P यानी कि पियर्सन कोरिलेशन, पियर्सन सहसंबंध, पियर्सन नहीं स्पेयरमैन सहसंबंध, ठीक, शून्य से जितना दूर होगा दो चरों के बीच में संबंध उतना ही मजबूत होगा। यानी कि 0 से जीरो क्या है, कोई भी संबंध नहीं है। 0 से चाहे इधर दूर होगा चाहे इधर दूर होगा, जितना 0 से दूर होगा उतना स्पेयरमैन सहसंबंध उतना ही मजबूत होगा, उतना ही स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन उतना ही स्ट्रांग होगा। कैसे? अगर इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक, जितना दूर जाएगा उतना यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन मजबूत होगा। अगर 0 से इधर जा रहा है, लेफ्ट राइट साइड जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो मजबूत होगा। ठीक, जितना दूर जाएगा 0 से उतना ही मजबूत होगा। ठीक, शून्य से जितना दूर जाएगा, शून्य यहाँ पे है, शून्य है मतलब कोई सहसंबंध नहीं है, शून्य से जितना दूर जाएगा उतना ही मजबूत सहसंबंध होगा। ठीक, उतना ही मजबूत सहसंबंध। एक मिनट, ठीक, तो 0 से जितना दूर जाएगा उतना ही मजबूत सहसंबंध होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। चाहे वो नकारात्मक सहसंबंध मजबूत होगा चाहे सकारात्मक सहसंबंध मजबूत होगा, लेकिन 0 से जितना दूर जाएगा उतना ही मजबूत होगा। द साइन ऑफ स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन corresponds to the direction of the relationship। यानी कि यही साइन से वो डायरेक्शन पता चलती है। ठीक, जो भी होगा माइनस का साइन है तो डायरेक्शन नेगेटिव साइड पता चलेगी, अगर प्लस का साइन है तो डायरेक्शन पॉजिटिव साइड पता चलेगी। ठीक, यानी कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन रैंक सहसंबंध का चिन्ह संबंध की दिशा से मेल खाता है, यानी कि चाहे वो ऋण होगा तो यानी कि सकारात्मक
सहसंबंध है, और घन है तो यानी कि घन नहीं धन है अगर, तो यानी कि ये सकारात्मक सहसंबंध है। टू वेरिएबल्स बोथ आर क्वालिटेटिव। अब पियर्सन जो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में यूज किया जाता है, और स्पेयरमैन जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में यूज किया जाता है। यानी कि दोनों वेरिएबल्स जब क्वालिटेटिव होंगे तो पियर्सन रैंक कोरिलेशन यूज, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज किया जाएगा। अगर दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव हैं तो पियर्सन कोरिलेशन यूज किया जाएगा। ठीक, दो चर दोनों गुणात्मक हैं तो स्पेयरमैन सहसंबंध यूज किया जाएगा। ठीक, जबकि पियर्सन सहसंबंध अगर दोनों मात्रात्मक हैं तो यूज किया जाता है। ठीक, तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएशन का, संगठन का। एसोसिएशन यानी कि संगठन। एसोसिएशन मीन्स दैट वन वेरिएबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर। अगर एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल के बारे में कुछ बताता है तो यानी कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक एसोसिएशन है। एक वेरिएबल देख के आप दूसरे वेरिएबल के बारे में अगर जान जाते हैं, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको पहले वेरिएबल को देख के दूसरे वेरिएबल की कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाती है, यानी कि दोनों के बीच में एक एसोसिएशन। ठीक, एसोसिएशन मीन्स दैट वन वेरिएबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर। एसोसिएशन का मतलब है, यानी कि संगठन का मतलब है कि एक चर दूसरे के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक चर दूसरे के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसी को संगठन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन कौन कौन से हैं? तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपसे बता दूं। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में आपसे पूछ लेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप्स हैं। कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो एसोसिएशन का टाइप आता है वो आता है यूल्स वाई। सबसे पहला एसोसिएशन का जो टाइप आता है वो आता है यूल्स वाई। In statistics, Yule's Y, also known as the coefficient of colligation. Yule's Y का दूसरा नाम है coefficient of colligation। स्टैटिस्टिक में इसको coefficient of colligation के नाम से भी जाना जाता है। इस मेजर ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है? एसोसिएशन को मेजर करने का एक तरीका है बिटवीन टू बाइनरी वेरिएबल्स। दो बाइनरी वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, इसको जानने के लिए यूल्स वाई का इस्तेमाल किया जाता है। द मेजर वॉज डेवलप बाई जॉर्ज ओटनी यूल्स। ठीक, तो ये जो मेजरमेंट है ये किसने डेवलप किया था? जॉर्ज ओटनी यूल्स ने 1912 में डेवलप किया था। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको यूल्स वाई के बारे में याद होनी चाहिए। यूल्स वाई एसोसिएशन के प्रकार, यानी कि संगठन के प्रकार में सबसे पहला आता है यूल्स वाई। आंकड़ों में यूल्स वाई का, जिसे यूल्स वाई को कोलिगेशन के गुणांक के रूप में भी जाना जाता है। कोलिगेशन के गुणांक के रूप में भी जाना जाता है। दो द्विआधारी चर के बीच में संबंध का एक उपाय है, यानी कि दो द्विआधारी चर के बीच में क्या संगठन है उसको मापने का एक तरीका है यूल्स वाई। ये माप जो है 1912 में जॉर्ज ओडी यूल्स द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, तो यूल्स वाई को जॉर्ज ओडी यूल्स द्वारा विकसित किया गया था 1912 में, और द्विआधारी चर के बीच में संगठन को मापने का एक तरीका है यूल्स वाई। ठीक, नेक्स्ट आता है फाई कोफिशिएंट। ये भी जो है एसोसिएशन को नापने का तरीका है फाई कोफिशिएंट। ठीक, फाई कोफिशिएंट, फाई गुणांक। द फाई कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एज, तो इसको सिंबल में जो रिप्रेजेंट किया जाता है फाई कोफिशिएंट को, उसका सिंबल ये है, तो ये सिंबल याद रखिएगा। इज अ टेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू डायक्टोमस वेरिएबल, यानी कि जो दो डायक्टोमस वेरिएबल हैं उनके बीच में एसोसिएशन को बताता है ये फाई कोफिशिएंट। ठीक, फाई कोफिशिएंट प्रतीकात्मक रूप से इसको इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से दर्शाया जाता है। दो द्विबीजपतीय चरों के बीच सहसंबंध यानी कि संगठन या जुड़ाव का एक परीक्षण है। संबंध या संगठन का एक परीक्षण है, यानी कि फाई कोफिशिएंट से आप जो है दो द्विबीजपत्ति, बीजपत्ति डायक्टोमस किसको कहते हैं?
या बीजपति किसको कहते हैं? डायकोटोमस कहते हैं दोनों जो है सेम दिखने वाले हों। ठीक, जैसे अगर मटर का को आप दोनों मटर का दोनों पार्ट्स अलग करते हैं तो दोनों एक अलग अलग मतलब सेम जैसे दिखते हैं ना, तो ऐसे ही दोनों सेम दिखने वाले जो वेरिएबल हैं उनके बीच में एसोसिएशन क्या है उसके बारे में अगर आपको मापना हो तो पाई कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, in other words, both variable have only two mutually exclusive responses option such as yes or no or left-handed, right-handed। ठीक, यानी कि इनके बीच में जो आंसर होगा, इन अदर वर्ड्स बोथ वेरिएबल्स हैव ओनली टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स, यानी कि जो रिस्पॉन्स होगा उसमें क्या होगा, या तो यस होगा या नो होगा, या राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा। ठीक, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, यस और नो। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों यानी कि 5 कोफिशिएंट में दोनों चरों के में केवल दो परस्पर अनन्य प्रक्रिया होती हैं, विकल्प होते हैं। ठीक, जिसे हाँ या नहीं में भी बताया जा सकता है, या बायां हाथ या दायां हाथ। तो बायां हाथ और दायां हाथ एक जैसा दिखता है, इसीलिए इसको डायकोटोमस कहा जाता है। ठीक, इसीलिए इसको द्विबीजपत्रीय कहा जाता है। ठीक, क्योंकि दोनों सेम दिखते हैं। इंट्रोड्यूस बाई बायोकेमिस्ट ब्रियन डब्ल्यू मैथ्यूज। तो ये बायोकेमिस्ट थे ब्रियन डब्ल्यू मैथ्यूज। इन 1975 इन्होंने फाई कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस किया था। 1975 में बायोकेमिस्ट ब्रियन डब्ल्यू मैथ्यूज द्वारा पेश किया गया था फाई कोफिशिएंट। बोथ यूल्स वाई एंड फाई कोफिशिएंट टेस्ट क्वालिटेटिव डाटा, यानी कि यूल्स वाई और पाई कोफिशिएंट दोनों क्वालिटेटिव डाटा को ही टेस्ट करते हैं, यानी कि एसोसिएशन जो है वो क्वालिटेटिव डाटा का ही टेस्ट करते हैं दोनों, यूल्स वाई एंड पाई कोफिशिएंट दोनों। यूल्स वाई और पाई जो है गुणांक दोनों ही गुणात्मक डेटा का परीक्षण करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, गुणात्मक डेटा का परीक्षण करते हैं। तो आपसे अगर पूछता है कि यूल्स वाई जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा का परीक्षण कर सकता है कि नहीं, तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये हमेशा क्वालिटेटिव डेटा का ही करते हैं, ये मात्रात्मक डेटा का नहीं करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। संगठन में दोनों यूल्स वाई या पाई कोफिशिएंट दोनों मात्रात्मक डेटा का परीक्षण नहीं करते हैं, सिर्फ गुणात्मक डेटा का ही परीक्षण करते हैं, सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा का ही एनालिसिस करते हैं। ठीक, यूल्स वाई और पाई कोफिशिएंट दोनों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फॉल्सिफिएबिलिटी, मिथ्याकर्ण्यता। फॉल्सिफिएबिलिटी यानी कि मिथ्याकर्ण्यता। फॉल्सिफिलिटी इज द कैपेसिटी फॉर सम प्रोपोजिशन। ठीक, क्या है, एक कैपेसिटी है किसी प्रोपोजिशन, किसी स्टेटमेंट, किसी थ्योरी या किसी हाइपोथेसिस को गलत प्रूव करने, यानी कि एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है कि आप किसी प्रोपोजिशन को, किसी स्टेटमेंट को, किसी थ्योरी को या किसी हाइपोथेसिस को गलत ठहरा सकें, गलत बता सकें, उसी को फॉल्सिफिएबिलिटी। फॉल्सिफिएबिलिटी, फॉल्स मतलब क्या होता है, गलत। एबिलिटी मतलब आपके पास एबिलिटी हो किसी चीज को गलत बताने की। तो यही दो वर्ड्स मिलके बना है फॉल्सिफिएबिलिटी। ठीक, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी जो आपको किसी भी प्रोपोजिशन, किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी थ्योरी, किसी भी हाइपोथेसिस को गलत प्रूव करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता। मिथ्याकर्ण्यता क्या होती है? मिथ्याकर्ण्यता किसी भी प्रस्ताव, किसी भी कथन, किसी भी सिद्धांत या किसी भी परिकल्पना को गलत साबित करने की क्षमता है। ठीक, किसी भी प्रस्ताव, किसी भी कथन, किसी भी सिद्धांत या किसी भी परिकल्पना को गलत साबित करने का की क्षमता है। ठीक, तो ये मिथ्याकर्ण्यता है, फॉल्सिफिएबिलिटी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफिएबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1935। फॉल्सिफिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 1935 में किसने किया था? ऑस्ट्रियन फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट कार्ल पॉपर ने किया था। ठीक, और ये कहते हैं कि सारे स्टेटमेंट, सारे प्रोपोजिशन, सारे हाइपोथेसिस, सारी थ्योरीज फॉल्सिफिएबिलिटी के बेस पे होनी चाहिए, यानी कि उसको गलत ठहराने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक,
मिथ्याकरणीयता की अवधारणा 1935 में आशियाई दार्शनिक और वैज्ञानिक कार्ल पॉपर द्वारा पेश किया गया था। ठीक, तो जनरली आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फॉल्सिफिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने लिया था, तो इट इज कार्ल पॉपर। Since then, the scientific community has come to consider falsifiability to be one of the fundamental tenets of the scientific method, along with attributes such as uh, replicability and testability। ठीक, तो उसके बाद से ही साइंटिफिक कम्युनिटी यानी कि साइंटिफिक रिसर्च जो भी होते थे, साइंटिफिक कम्युनिटी फॉल्सिफिबिलिटी को भी एक फंडामेंटल टेनेंट्स मानने लगी थी। रिप्लिकेबिलिटी के साथ साथ टेस्टेबिलिटी के साथ साथ फॉल्सिफिबिलिटी को गए एक साइंटिफिक फंडामेंटल टेनेंट्स मानने लगी थी। ठीक, यानी कि कोई भी थ्योरी रेप्लिकेबल होना चाहिए, यानी कि उसको बदला जा सकता है, टेस्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसको टेस्ट किया जा सकता है, और उसके साथ साथ फॉल्सिफिएबल भी होना चाहिए, यानी कि उसको गलत भी ठहराने की क्षमता होनी चाहिए। तब से वैज्ञानिक समुदाय मिथ्याकरणीयता को वैज्ञानिक पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों में से एक मानने लगे हैं। यानी कि जो भी वैज्ञानिक पद्धति थी उसके मूलभूत सिद्धांतों में से एक मिथ्याकरणीयता को भी माना जाने लगा है साइंटिफिक समुदाय के, वैज्ञानिक समुदाय के जरिए। साथ ही प्रकृति और परीक्षणशीलता जैसी विशेषता को भी, यानी कि वैज्ञानिक समुदाय में प्रकृति और परीक्षणशीलता जैसी विशेषता भी जो है वैज्ञानिक समुदाय वैज्ञानिक पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों में रखते हैं। उसके साथ साथ मिथ्याकरणीयता को भी रखते हैं, जिसको कार्ल पॉपर ने इंट्रोड्यूस किया था। A scientific hypothesis according to the doctrine of falsifiability is credible only if it is inherently falsifiable। यानी कि कोई अगर साइंटिफिक हाइपोथेसिस है तो वो फाल्सिफिएबल भी होना चाहिए, तभी वो साइंटिफिक हो सकती है। ठीक, मिथ्याकरणीयता के सिद्धांत के अनुसार एक वैज्ञानिक परिकल्पना केवल तभी विश्वसनीय होती है जब वो स्वाभाविक रूप से मिथ्याकरणीय हो। यानी कि एक हाइपोथेसिस अगर स्वाभाविक रूप से मिथ्याकरणीय हो तभी वो वैज्ञानिक परिकल्पना कहलाएगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टू बी अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉल्सिफिएबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्सिफिएबल। ठीक, फॉर अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस a hypothesis must be ऑप्शन आपका दिया है रिलायबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, फॉल्सिफिएबिलिटी, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्सिफिएबिलिटी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यानी कि किसी भी वैज्ञानिक परिकल्पना के लिए जरूरी है कि वो परिकल्पना क्या हो? मिथ्याकरणीय हो। ठीक, द्विआधारी कहते हैं निशांक, द्विआधारी कहते हैं जो अलग अलग हों, जिनके आधार अलग अलग हों, बेस अलग अलग हो, यानी कि जो एक जैसे ना दिखते हैं। ठीक, उसको द्विआधारी कहेंगे। ठीक, तो फॉल्सिफिएबिलिटी के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के, वो मैंने बता दिया। फॉल्सिफिएबिलिटी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये पूछा जाता है। फॉल्सिफिएबिलिटी है क्या, उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। और एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस के लिए क्या चीजें जरूरी है? हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉल्सिफिएबल टू बी अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन तकरीबन बने हुए हैं अभी इस टॉपिक से। This means that hypothesis must be capable of being tested and proving wrong। यानी कि एक हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए और फाल्सिफिएबल भी होना चाहिए। ठीक, कैपेबल ऑफ टेस्टिंग, बीइंग टेस्टेड एंड प्रूविंग रॉन्ग, यानी कि उसको टेस्ट किया जाए और अगर वो रॉन्ग हो तो उसको रॉन्ग प्रूव किया जा सके। ठीक, इसका मतलब ये है कि परिकल्पना को परीक्षण करने और गलत साबित करने में सक्षम होना चाहिए। परिकल्पना इस बात के लिए सक्षम हो कि वो उसका परीक्षण किया जा सके और उसको गलत साबित किया जा सके। ठीक, अब यहाँ पे देखिए साइंटिफिक मेथड क्या होता है। आस्क अ क्वेश्चन, आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आपने बैकग्राउंड रिसर्च किया, उसके बाद आपको
आपने हाइपोथेसिस बनाया, थिंक एंड ट्राई अगेन, ठीक, हाइपोथेसिस बनाया, फिर टेस्ट विद एक्सपेरिमेंट डाटा, फिर आपने टेस्ट किया एक्सपेरिमेंट डाटा, जो कि आपने डाटा एकत्र किया उससे टेस्ट किया, ठीक। अब यहाँ पे थिंक एंड ट्राई अगेन इसलिए लिखा है कि अगर आपने हाइपोथेसिस बनाया फिर सोच रहे हैं कि हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, फिर आप इसको रिपीट कर सकते हैं, एरो यहाँ पे बना हुआ है, रिपीट कर सकते हैं इसको। अगर नहीं आपको सही लगता है तो आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप टेस्ट विद एक्सपेरिमेंट डाटा, एक्सपेरिमेंट डाटा के साथ आप टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। पहले हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो उसको एनालाइज करेंगे और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक। उसके बाद रिपोर्ट लिखेंगे। ये होता है साइंटिफिक मेथड, ठीक। Karl Popper introduced the concept of falsifiability in his book The Logic of Scientific Discovery। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फॉल्सिफिबिलिटी कार्ल पोपर ने अपनी कौन सी बुक में इंट्रोड्यूस किया था, तो उनकी एक बुक थी द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। तो ये क्वेश्चन बुक से भी पूछा जाता है, ठीक। आपको सिर्फ बुक दे दिया जाता है कि ये बुक किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी इज बाय कार्ल पोपर, फर्स्ट पब्लिश इन जर्मन इन 1935 under the title Logic der Forschung। ये उसका फ्रेंच का टाइटल था, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1935 में पब्लिश हुई थी। ये बुक कार्ल पोपर की है और इसी में ही उन्होंने फॉल्सिफिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। कार्ल पोपर ने अपनी पुस्तक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, जो कि जर्मन में पहली बार 1935 में प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक है लॉजिक डेर फॉर्चून, ठीक। तो ये आपको याद नहीं रखना है फ्रेंच वाला, ठीक। बस इतना याद रखना है कि कार्ल पोपर की बुक थी द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, इसी में ही इन्होंने मिथ्याकरणिता का की अवधारणा दिया था, मिथ्याकरण का की अवधारणा दिया था, ठीक। और ये 1935 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। ठीक, रिसर्च रिलायबिलिटी कल हम लोग करेंगे, वैलिडिटी, पॉजिटिविज्म, ये सारे चीजें अप्रोचेस ये हम लोग कल करेंगे। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डू रिलेटेड टू दिस क्लास, रिलेटेड टू प्रीवियस क्लास, रिलेटेड टू कोर्स, कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन है आप तो कर सकते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या अंतर है? हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाई जाती है, दूसरी हाइपोथेसिस बनाई जाती है, ठीक। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है? क्वालिटेटिव कहते हैं जिसमें किसी भी वेरिएबल की क्वालिटी बताई जाती है, ठीक। क्वालिटी मीन्स वो कैसा है, कि क्वालिटी तो समझ रहे होंगे आप लोग कि क्वालिटी बताई जाती है किसी भी वेरिएबल की। क्वांटिटी मतलब उसको गिन के बताया जाता है या उसका वजन करके बताया जाता है, ठीक, कि कोई वेरिएबल कितना है या उसका वजन कितना है, ये क्वांटिटेटिव में आता है, क्वांटिटी बताता है ये, ठीक। क्वालिटी में उसकी विशेषता हम लोग बताते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। क्वांटिटेटिव में उसको वजन करते हैं, चर को या वेरिएबल को वजन करते हैं, ये है फर्क, ठीक। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में क्वांटिटी बताई जाती है, क्वालिटेटिव में क्वालिटी बताई जाती है, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी बताई जाती है। क्वांटिटी मीन्स आपने गिन लिया चीजों को 1 2 3 4 5 6, ठीक, या वजन कर लिया 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो। क्वालिटेटिव में क्वालिटी आप बताते हैं कि कोई चीज अच्छी है, खराब है, ठीक, या बहुत अच्छी है, या कोई भी जो भी विशेषता हो वो आप बता सकते हैं, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन?
गुड। ठीक है, फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।